नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आज हम सुनेंगे शरद चंद्र द्वारा रचित कहानी मृत्यु के पश्चात। एक रोज शाम की बात है। बालीगंज वाले मकान में शरद चंद्र, अमल्यचरण, विद्याभूषण और नरेंद्र नाथ बसु बैठे थे। प्रेम तत्व के बारे में चर्चा हो रही थी। बातचीत के सिलसिले में शरद चंद्र ने कहा, सुना है आदमी मर जाने के बाद दिखाई देता है। ये कैसे होता है, समझ में नहीं आता। विद्याभूषण ने कहा, मेरे जीवन में तो एक ऐसी घटना हुई थी। काफी दिन पहले एक मरे हुए गुरुजन के साथ एक बार मैंने देखा था। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे कुछ निर्देश भी दिया था जिसके अनुसार कार्य करने पर मुझे लाभ हुआ था। शरद चंद्र ने कहा, मेरे निजी जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मेरे मामा के यहाँ एक प्रकार की घटना तो हुई थी। उक्त घटना की सारी बातें पिताजी तथा अन्य परिचितों की जुबानी सुनी है। कहिए तो आपको सुना दूं। लोगों ने कहानी सुनने के लालच में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शरद बाबू ने कहा, भागलपुर में मेरे मामा का 2 मंजिला पक्का मकान है। उसके पीछे 1 मंजिल वाला कच्चा मकान भी था। इस कच्चे मकान में नीचे वाले तल्ले में 3 कमरे थे और ऊपर सिर्फ एक बड़ा सा कमरा था। लोग नीचे वाले कमरों में ही रहते थे। ऊपर वाले कमरे को गोदाम घर बना रखा था। उक्त कमरे में पुरवा, पत्तल, हड़िया और अल्लम गल्लम सारा सामान रखा जाता था। इस कमरे में एक कमसिन उम्र की लड़की गले में फंदा डालकर मर गई थी, इसलिए लोग इस कमरे का प्रयोग नहीं करते थे। मामा के यहाँ जगतदात्री पूजा काफी धूमधाम से मनाई जाती है। इस अवसर पर सभी आत्मीय स्वजन एकत्रित हो जाते थे। एक बार पूजा के अवसर पर इतने लोग आए कि सोने की जगह की कम पड़ गई। जगतदात्री पूजा अगहन के महीने में अर्थात जाड़े की शुरुआत में होती है, इसलिए बाहर आंगन या मैदान में सोते नहीं बनता। पिताजी और छोटे नाना अर्थात मेरी माँ के छोटे चाचा जो हम उम्र थे, ये तय किया कि हम लोग दोनों कच्चे मकान के ऊपर वाले कमरे में ही सोएंगे। उक्त कमरे का सारा सामान हटाकर सफाई कर दी गई। 2 खाट बिछाई गई। रात को भोजन के पश्चात दोनों व्यक्ति उस कमरे में सो गए। लगभग रात के 1 बजे की बात है। अचानक पिताजी चित्कार कर उठे, अरे बाप रे, वहाँ कौन है, कौन है? सुनकर छोटे नाना की आँख खुल गई। वो घबराकर उठ बैठे। घर के लोग दौड़े आए। उत्तर में पिताजी ने कहा, खिड़की के उस पार पता नहीं कौन खड़ा था। लंबे चौड़े देह वाला, गले में जनेऊ, रुद्राज की माला पहने और सिर पर बड़ी सी चोटी रखे हुए था। उस शक्ल को देखते ही मैं डर गया। पिताजी की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, लगता है आपने कोई सपना देखा है। अगर जनानी शक्ल देखते तो कोई बात थी। पिताजी उस घर के दामाद थे। ये बात सुनकर वो झेप गए। सोचा शायद इन लोगों का कहना ठीक है। दूसरे दिन पुनः छोटे नाना पिताजी उस कमरे में जाकर सो गए। पिछली रात की डरावनी शक्ल देखने के कारण पिताजी अच्छी तरह से सो नहीं पाए थे, इसीलिए वे बिछावन पर लेटते ही गहरी नींद में सो गए। उस रात को एक विकट चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार पिताजी की नहीं बल्कि छोटे नाना जी की थी। पिताजी की आंखें खुल गईं। घर के लोग कली की तरह फिर दौड़े हुए आए। छोटे नाना जी पसीने से तर हो गए थे। पूछने पर उन्होंने बताया, पता नहीं कौन खिड़की के पास खड़ा होकर स्थिर दृष्टि से उसी रंग रूप का व्यक्ति था। छोटे नाना की बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने कहा, कुछ नहीं साहब, कल बबुआ की जुबानी सुनी, बातें तुम्हारे मन के भीतर बैठ गईं, उसी का सपना देख लिया होगा। छोटे नाना ने कहा, आप लोग जो कहें, लेकिन मैंने उसे स्पष्ट रूप से देखा है। खैर, चाहे स्पष्ट रूप से देखा हो या सपना, पर अब हम इस कमरे में नहीं सोएंगे। हमारे नाना संपन्न व्यक्ति थे। अक्सर उनके यहाँ अतिथि, आत्मीय स्वजन आते जाते थे। पहले के लोग अतिथि सत्कार में बड़े प्रवीण होते थे। जिस घटना को मैंने सुनाया उसकी एक कहानी है। घटना के 12-14 वर्ष पूर्व की बात है। एक दिन एक ब्राह्मण महादेव हमारे नाना जी के यहाँ आए थे। इसके बाद कहीं से वे नहीं गए, हमेशा के लिए वहीं रह गए। लोग उन्हें पंडित जी के नाम से बुलाया करते थे। पंडित जी बड़े निष्ठावान ब्राह्मण थे। दिन रात पूजा अर्चना में लगे रहते थे। पिताजी और छोटे नाना जी की जुबानी रात की घटना सुनकर उन्होंने कहा, आज रात को मैं उस कमरे में सोऊंगा। दिन में तुलसी और दोना दे दिया जाएगा और रात को सिंहासन समेत नारायण को ले जाकर बैठा दूंगा। फिर देखता हूँ क्या होता है।
पंडित जी अपनी रुचि के अनुसार शांति स्वास्थ्य वाचन करने के पश्चात उस कमरे में जाकर अकेले सो गए। लेकिन उस रात 2 बजे के करीब जो घटना हुई वो पहले से भी भयानक थी। डरावनी आवाज में चित्कार करते हुए पंडित जी बेहोश हो गए। कमरा भीतर से बंद था। उन दिनों दरवाजों में कब्जा नहीं लगाया जाता था, बल्कि अगला से बंद किया जाता था। बाहर से काफी प्रयत्न करने के बाद किसी तरह दरवाजा खुला। मुंह पर पानी के छींटे देने तथा हवा करने के पश्चात कहीं से होश में आए। सभी उद्विग्न होकर पूछ बैठे, क्या हुआ पंडित जी? उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझसे कुछ ना पूछा जाए, मैं कुछ नहीं बता सकूंगा। दूसरे दिन पंडित जी को बुखार आ गया। काफ़ी तेज बुखार होने के कारण जब डॉक्टर को बुलाया गया, कुछ दिनों तक इलाज चलता रहा, पर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 12-13 दिन बाद एक दिन उन्होंने मेरे नाना जी को बुलाकर कहा, इस बुखार से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। मेरी मिट्टी काशी के मणिकर्णिका घाट पर जलाई जा सके, इसके लिए उचित व्यवस्था कर दे तो बड़ी कृपा होगी। अब सवाल यह उठा कि पंडित जी को लेकर बनारस कौन जाए। यह पहले बता चुका हूँ कि छोटे नाना जी और पिताजी हम उम्र थे। इन दोनों में काफ़ी गुटती थी। वे ही पंडित जी को बनारस ले जाने के तैयार हो गए। 2-3 दिन बाद एक नौकर लेकर पंडित जी के साथ ये लोग रवाना हो गए। बनारस में पंडित जी को एक तिमंजिले मकान में रखा गया। छोटे नाना जी और पिताजी उसी कमरे में रहते थे। इस तरह कई दिन बीत गए। पंडित जी का स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता गया। 3 दिन तक उनकी सांस की गति कुछ विचित्र सी रही। एक दिन आधी रात के समय छोटे नाना ने देखा खिड़की के बाहर से एक व्यक्ति भीतर की ओर झाँक रहा है। छोटे नाना जाग रहे थे, पर पिताजी सो गए थे। कौन है, कौन है की आवाज़ सुनते ही पिताजी जाग उठे। जाकर पिताजी ने भी स्पष्ट रूप से देखा कोई मूर्ति बाहर से भीतर की ओर झाँक रही है। उसकी आंखें पंडित जी की ओर थी। पिताजी झटपट बाहर आए तो देखा वहाँ कोई नहीं था। वापस लौटते हुए पिताजी ने कहा, चाचा जी यह शक्ल तो कुछ पहचानी सी मालूम पड़ रही थी। छोटे नाना ने कहा, ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। दूसरे दिन पंडित जी की मृत्यु हो गई। बनारस में कुछ ब्राह्मण हैं जिनका सौदान करना पेशा है। इन्हें मड़ा फेला बाबुन कहा जाता है। समाचार पाते ही 6-7 व्यक्ति आए। इनमें से एक ने कहा, पंडित जी आप लोगों के रिश्तेदार तो हैं नहीं, ये तो आपने बताया, इसलिए मेरी राय यह है कि मुझे मुखाग्नि करने की आज्ञा दें। मैं सत ब्राह्मण हूँ, मैं यह सत्कार स्वयं करूँगा। पिताजी तथा छोटे नाना ने सोचा, बात ठीक है, हम क्यों मुखाग्नि करने जाए। वे लोग राजी हो गए। कहा, ठीक है आप ही मुखाग्नि करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। उस व्यक्ति ने बड़े आग्रह के साथ मुखाग्नि संस्कार किया। सिर्फ यही नहीं, शमशान के अन्य कार्य भी त्वरित गति से करता रहा। कामकाज में वो जितना चतुर था उतना ही देखने में बलिष्ठ और सुंदर भी। इधर पिताजी और नाना मन ही मन सोच रहे थे कि इस व्यक्ति को कहीं तो देखा है, शक्ल कुछ पहचानी सी मालूम पड़ रही है, लेकिन कब और कहाँ देखा स्मरण नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए दोनों चुप थे। शाम के समय लोग वापस लौटने लगे। जो लोग शमशान गए थे उन सभी को जलपान के लिए प्रत्येक को 8-8 आने पैसे दिए गए। सिर्फ एक व्यक्ति जिसने मुखाग्नि दिया था कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। छोटे नाना ने पूछा, आप लोगों का वह साथी कहाँ चला गया, उसे नहीं देख रहा हूँ। उन्होंने कहा, वे तो आपके आदमी थे, हमारे नहीं। इसके पहले उन्हें तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। पिताजी तथा छोटे नाना इस उत्तर को सुनकर चुप रह गए। इन लोगों के जाने पर पिताजी ने नाना जी से कहा, छोटे चाचा एक बात कहूँ, हम लोगों ने गांव में जिस व्यक्ति को देखा था ये वही व्यक्ति था, क्यों ठीक कह रहा हूँ ना? छोटे नाना ने कहा, हाँ ये वही आदमी था, इसमें कोई संदेह नहीं। वह जब मेरे पास मुखाग्नि का प्रस्ताव लेकर आया तभी मैं सोच रहा था कि इस व्यक्ति को मैंने कहीं तो देखा है। कितनी विचित्र बात है। 100 दाह कर गया पर कुछ भापने नहीं दिया। गांव वापस आकर उन लोगों ने बात सभी को सुनाई। सभी सुनकर चकित रह गए, पर रहस्य की गांठ नहीं खुली। पंडित जी का एक बक्सा घर में था, उसे खोलकर देखा गया। उसमें कई थान कपड़े दान में प्राप्त किए, सोने की नथियाँ, 5 अंगूठियाँ और कई चिट्ठियाँ थी। एक चिट्ठी में पंडित जी के घर का पता था। नाना जी ने कहा, पंडित जी के गांव के पोस्ट मास्टर को एक खत लिख दो कि वे कृपा करके इनके मृत्यु का समाचार उनके रिश्तेदारों को बता दे। उनका कुछ निजी सामान है, जो यहाँ आएगा उसे दे दिया जाएगा। पत्र लिखा गया। काफ़ी दिनों पश्चात एक प्रौढ़ विधवा एक दिन मामा के यहाँ आई। उन्होंने अपना परिचय मृत पंडित जी के भाई की पुत्रवधू के रूप में दिया। साथ में अपने गांव के कई व्यक्तियों की चिट्ठियां और यहाँ से भेजी गई पोस्ट मास्टर के नाम की चिट्ठी भी ले आई थी। उनसे पता चला कि पंडित जी गृहस्थी से विरत होकर संन्यास ले चुके थे।
उनकी पत्नी काफी दिन पहले मर गई थी। सिर्फ एक लड़का था जो एक दिन पता नहीं किस बात को लेकर बाप बेटे में लड़ाई हुई। उसी दिन देखा गया कि बगीचे के आम के पेड़ से फंदा लगाकर लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद फिर पंडित जी वहाँ नहीं रहे। अपना सारा सामान रिश्तेदारों को देकर सन्यासी बन गए और गांव से चले आए। पंडित जी के लड़के की आकृति काफ़ी सुंदर थी। काफ़ी हृष्ट-पुष्ट, लंबा चौड़ा, सिर पर बड़ी बड़ी चोटी रखता था। उन्हें एक शौक था, 7-8 दंडी जनेऊ मांझ कर पहना करते थे। आकृति का वर्णन सुनकर पिताजी और छोटे नाना ने कहा, हूबहू मिल रहा है, हम लोगों ने जिसे देखा था ठीक वही है। बाद में लोग यह समझ गए कि जिस व्यक्ति की आकृति देखकर पंडित जी बेहोश हो गए थे वह उन्हीं का पुत्र था, इसीलिए उसके संबंध में कुछ बताने से इनकार कर गए थे। आत्मघाती पुत्र शायद अंतृप्त होकर मृत्यु के पश्चात भी पिताजी के साथ साथ घूमता था और अंत में एक मूर्ति धारण करके पुत्र का कार्य मुखाग्नि देने का कर लिया।